आज के समय में व्यापार जगत की सबसे बड़ी विडंबना मुझे लगता है यही है कि हर संगठन के पास डेटा का एक विशाल अंबार मौजूद है। हाँ बिल्कुल, डेटा की कोई कमी नहीं है आज। है ना? लेकिन जब उसी डेटा से कोई ठोस व्यावसायिक रणनीति निकालने की बात आती है तो अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। मतलब हम सभी जानते हैं कि हर फैसला आंकड़ों पर निर्भर करता है, लेकिन समस्या ये है कि लाखों पंक्तियों वाले सर्वर लॉग्स या जो ग्राहक इतिहास होता है उसको देखकर तुरंत कोई इंसाइट नहीं मिलती। सही कहा, वो कच्चा डेटा डरावना लगता है। बिल्कुल। और अक्सर इस कच्चे डेटा को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए कोडिंग और स्क्रिप्टिंग की लंबी और काफी थकाऊ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी अड़चन को समझना और उसका समाधान खोजना है। और इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही बेहतरीन स्रोत हैं। हाँ, हमारे पास मास्टरिंग डेटा एनालिसिस विद गनाइम के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अंश हैं और साथ ही असाइनमेंट ऑन क्लिक का एक विस्तृत कॉर्पोरेट प्रोफाइल भी है। हमारा मिशन ये जांचना है कि कैसे विजुअल डेटा साइंस की मदद से बिना पाइथन या आर जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं में उलझे हम असली आहा मोमेंट्स तक पहुंच सकते हैं। देखिए, ये जो अड़चन है ना, ये दरअसल एनालिसिस पैरालिसिस की स्थिति पैदा करती है। आज असली चुनौती प्रोसेसिंग पावर या स्टोरेज की कमी की नहीं है। तो फिर असली चुनौती है क्या? असली चुनौती उस ट्रांसलेशन लेयर की है जो व्यावसायिक सवालों को डेटा के संचालन में बदलती है। मान लीजिए किसी मार्केटिंग टीम को यह समझना है कि ग्राहक अचानक ब्रांड क्यों छोड़ रहे हैं। अब इसके लिए डेटा इंजीनियरिंग टीम से पाइथन स्क्रिप्ट लिखवाने का इंतजार करना, हाँ, वो तो बहुत ही अव्यवहारिक हो जाएगा। बिल्कुल, उसमें हफ्तों लग सकते हैं। यहीं पर हमें काम करने के एक बिल्कुल नए तरीके की जरूरत महसूस होती है। और यहीं हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र यानी कीम सामने आता है। कॉन्स्टेंस इंफॉर्मेशन माइनर ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI पर काम करता है। हाँ, और ये बहुत ही पावरफुल है। लेकिन देखिए, विजुअल इंटरफेस का मतलब ये नहीं है कि ये केवल एक प्रेजेंटेशन टूल है। यहाँ स्क्रीन पर नोट्स को ड्रैग और ड्रॉप करके एक पूरा वर्कफ्लो बनाया जा सकता है। लेकिन मैं सोच रही थी, जब हम स्क्रीन पर एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स से जोड़ते हैं तो पर्दे के पीछे असल में क्या हो रहा होता है। मतलब बिना सिंटैक्स लिखे ये लाखों डेटा पॉइंट्स को कैसे प्रोसेस कर लेता है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो काइम के अंदर भी बहुत ही जटिल कोड ही चल रहा होता है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म ने उस कोड को छोटे छोटे विजुअल ब्लॉक्स में समेट दिया है जिन्हें हम नोड्स कहते हैं। हर नोड का एक बहुत ही विशिष्ट गणितीय या तार्किक काम होता है। अच्छा, जैसे कि क्या काम? जैसे कि एक नोड का काम सिर्फ डेटा में से खाली या नल वैल्यूज को हटाना हो सकता है। जब एक नोड के आउटपुट पोर्ट को दूसरे नोड के इनपुट पोर्ट से जोड़ा जाता है तो असल में हम डेटा को एक तार्किक पाइपलाइन से गुजार रहे होते हैं। अरे वाह! और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंसान को सिंटैक्स की गलतियों से, जैसे कि कोई कॉमा या ब्रैकेट छूट जाना, उन सब झंझटों से आजाद कर देता है। ये तो काफी हद तक लेगो ब्लॉक से कोई इमारत बनाने जैसा लगता है। हाँ, बहुत सटीक उपमा है। लेकिन इमारत बनाने से पहले हमें कच्चा माल चाहिए। डेटा इंपोर्ट करने के लिए इसमें फाइल रीडर या एक्सेल रीडर जैसे नोड्स होते हैं। अगर हम इसे एक बड़े रेस्टोरेंट की व्यावसायिक रसोई के नज़रिए से देखें तो डेटा इंपोर्ट करना ऐसा है जैसे सुबह सुबह सप्लायर से सब्जियों और मसालों के ट्रक रिसीव करना। बिल्कुल सही। लेकिन कोई भी अच्छा शेफ सीधे पकाना शुरू नहीं करता, है ना? वो पहले सामग्री की जांच करता है। काइम में इस जांच के लिए डेटा एक्सप्लोरर नोट और टेबल व्यू नोट का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या ये सिर्फ डेटा को स्प्रेडशीट की तरह देखने के लिए है या इसका कोई और गहरा तकनीकी महत्व भी है? वो जांच पूरी प्रक्रिया का सबसे नाजुक हिस्सा है। देखिए, डेटा एक्सप्लोरर सिर्फ डेटा की पंक्तियां नहीं दिखाता, वो मेटा डेटा का विश्लेषण करता है। वो स्पष्ट करता है कि किस कॉलम में कितने प्रतिशत डेटा गायब है या डेटा का टाइप क्या है। डेटा का टाइप मतलब जैसे टेक्स्ट या नंबर? हाँ, मान लीजिए कि एक ग्राहक की उम्र का कॉलम है, लेकिन डेटाबेस में वो गलती से टेक्स्ट या स्ट्रिंग के रूप में सेव हो गया है। अब अगर इसे तुरंत नहीं सुधारा गया तो आगे चलकर जब औसत निकालने की कोशिश होगी तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट का औसत तो निकाला नहीं जा सकता। एकदम सही। ये नोट डेटा के ढांचे की उन खामियों को विजुअलाइज करके तुरंत सामने ला देता है ताकि हम उन्हें ठीक कर सकें। यानी ये सुनिश्चित करना कि रसोई में जो टमाटर आए हैं वे सच में टमाटर ही हैं, लाल रंग की प्लास्टिक की गेंदें नहीं। हाँ, बिल्कुल। अब जब डेटा साफ हो चुका है और उसका ढांचा सही है तो हमें उस डेटा से कोई अर्थ निकालना है।
इसके लिए स्टैटिस्टिक्स नोड और ग्रुप बाय नोड का उपयोग किया जाता है। अब औसत, मध्य का या मानक विचलन निकालना तो समझ आता है, लेकिन जब हम पैटर्न खोजने की बात करते हैं तो चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। हाँ, पैटर्न खोजना ही तो असली डेटा साइंस है। हाँ, और यहाँ एक एसोसिएशन रूल लर्नर नोड है जिसका इस्तेमाल मार्केट बास्केट एनालिसिस के लिए किया जाता है। मैं जानती हूँ कि सुपरमार्केट वाले इसी तकनीक का इस्तेमाल करके चिप्स और कोल्ड ड्रिंक को एक साथ रखते हैं। बहुत ही क्लासिक उदाहरण है ये। लेकिन मुझे ये समझना है कि एक विजुअल नोड इंसान के मनोविज्ञान को कैसे पढ़ लेता है। मतलब पर्दे के पीछे ऐसा कौन सा गणित काम कर रहा है जो बता देता है कि कौन सा सामान किसके साथ बिकेगा। दिलचस्प बात यह है कि इसके पीछे कोई मनोविज्ञान नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये पूरी तरह से प्रायिकता और कॉम्बिनेटोरिक्स का खेल है। ये नोड लाखों खरीद रसीदों का स्कैन करता है और ये मुख्य रूप से 2 गणितीय पैमानों पर काम करता है, सपोर्ट और कॉन्फिडेंस। सपोर्ट और कॉन्फिडेंस ये कैसे काम करते हैं? जो सपोर्ट है वो ये मापता है कि कुल लेनदेन में चिप्स और कोल्ड ड्रिंक एक साथ कितनी बार आए हैं। ये एक बुनियादी आवृत्ति है, लेकिन असली जादू कॉन्फिडेंस में है। कॉन्फिडेंस क्या कैलकुलेट करता है? एल्गोरिथम ये गणना करता है कि अगर किसी टोकरी में चिप्स पहले से मौजूद हैं तो उस विशिष्ट स्थिति में कोल्ड ड्रिंक के भी होने की गणितीय संभावना कितनी है। ये कोई अनुमान नहीं लगाता, बल्कि लाखों संयोजनों के बीच को-अकरेंस यानी एक साथ होने की आवृत्तियों की गणना करता है। अच्छा, तो ये अनिवार्य रूप से ओवरलैप्स की गिनती कर रहा है और उत्पादों के बीच के सबसे मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल को खोज रहा है। बिल्कुल। अब अगर हम स्कैटर प्लॉट नोड या कॉरिलेशन मैट्रिक्स नोड की बात करें तो वो ये दिखाते हैं कि अगर आमदनी बढ़ रही है तो खर्च भी बढ़ रहा है। लेकिन एसोसिएशन रूल लर्नर एक क्रमिक व्यवहार को, एक श्रृंखला को पकड़ रहा है। आपने बिल्कुल सही अंतर पकड़ा है। कोरिलेशन या सहसंबंध सिर्फ ये बताता है कि 2 वेरिएबल्स एक ही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन ये कारण और प्रभाव को स्थापित नहीं करता। हाँ, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक की वजह से दूसरा हो रहा हो। एकदम सही। वहीं मार्केट बास्केट एनालिसिस के जो नोड्स हैं वे अनुक्रमिक संभावनाओं को स्पष्ट करते हैं कि इसके बाद इसके होने की कितनी संभावना है। ये तो बहुत ही पावरफुल है। अब डेटा के इन गणितीय संबंधों को समझने के बाद मुझे लगता है हमें डेटा के आकार और फैलाव को भी विजुअलाइज करना होता है, क्योंकि सिर्फ औसत देखना तो बहुत खतरनाक हो सकता है ना। हाँ, औसत बहुत भ्रामक हो सकता है। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए एक कमरे में 9 आम लोग बैठे हैं और अचानक दुनिया का सबसे अमीर इंसान उस कमरे में आ जाए, तो उस कमरे की औसत आय तो अरबों में पहुंच जाएगी, जो कि डेटा के हिसाब से एकदम भ्रामक जानकारी होगी। बिल्कुल, इसीलिए फैलाव को समझना जरूरी है। और इस फैलाव को समझने के लिए हिस्टोग्राम नोड का उपयोग होता है और असामान्य डेटा को पकड़ने के लिए बॉक्स प्लॉट नोड का। अब अक्सर लोग आउटलायर्स को समझाने के लिए ना नाइट क्लब के बाउंसर का उदाहरण देते हैं कि वो बाउंसर अजीब लोगों को बाहर निकाल देता है। हाँ, वो एनालॉजी काफी मशहूर है। लेकिन सच कहूं तो मुझे ये रूपक कभी तकनीकी रूप से सटीक नहीं लगा। मतलब एक बॉक्स प्लॉट असल में गणितीय रूप से एक आउटलायर को कैसे परिभाषित करता है, वो कैसे तय करता है कि कोई डेटा पॉइंट सामान्य है या असामान्य। आप सही कह रही हैं। उस प्रक्रिया को समझने के लिए वो बाउंसर वाला रूपक काम नहीं करेगा। बॉक्स प्लॉट को ना एक सांख्यिकीय रियल एस्टेट मैप की तरह देखना चाहिए। रियल एस्टेट मैप, वो कैसे? देखिए, ये सबसे पहले आपके सारे डेटा पॉइंट्स को सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े क्रम में लगाता है। फिर ये डेटा को 4 हिस्सों में, जिन्हें हम क्वार्टाइल्स कहते हैं, उनमें बांट देता है। बॉक्स प्लॉट का जो बॉक्स या डिब्बा होता है वो बीच के 50% डेटा को दर्शाता है। यानी आधा डेटा उस बॉक्स के अंदर होता है। हाँ, इसे इंटरक्वार्टाइल रेंज या IQR कहते हैं। ये डेटा का सबसे सामान्य और सघन पड़ोस है। इस बॉक्स के बिल्कुल बीच में जो लाइन होती है वो सटीक मध्यिका होती है। अच्छा, और उस बॉक्स के बाहर जो रेखाएं निकली होती हैं, जिन्हें अक्सर विस्कर्स कहा जाता है, उनका क्या काम होता है? वे विस्कर्स एक गणितीय बाड़ का काम करते हैं, मतलब एक फेंस। आमतौर पर इस बाड़ की दूरी बॉक्स के किनारे से IQR के 1.5 गुना तक तय की जाती है। 1.5 गुना? हाँ, ये एक बहुत ही सख्त गणितीय सीमा है। जो भी डेटा पॉइंट इस 1.5 गुना की बाड़ के बाहर गिरता है, एल्गोरिदम उसे आउटलायर घोषित कर देता है। ये कोई व्यक्तिपरक फैसला नहीं है कि किसी को बस देखकर बाहर निकाल दिया। समझ गई। ये डेटा के अपने ही फैलाव के आधार पर खींची गई एक स्पष्ट भौगोलिक और सांख्यिकी सीमा है। बिल्कुल। ये बहुत ही स्पष्ट और तार्किक है। मतलब ये डेटा को खुद अपने नियम तय करने देता है।
अब जब हमने आउटलायर्स को पहचान लिया है तो हमें डेटा से कुछ गहरे निष्कर्ष यानी इनसाइट्स निकालने हैं और इसके लिए क्लस्टर एनालिसिस का इस्तेमाल होता है, विशेष रूप से के मीन्स क्लस्टरिंग का। हाँ, के मीन्स काफी लोकप्रिय है। इसका काम बिना किसी पूर्व निर्धारित लेवल के डेटा को समूहों में बांटना है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये क्लस्टरिंग गणितीय रूप से काम कैसे करती है? बिना किसी निर्देश के ये कैसे तय करती है कि कौन सा ग्राहक किस समूह में जाएगा? देखिए, के मीन्स क्लस्टरिंग ज्यामितीय दूरी के सिद्धांत पर काम करती है। मान लीजिए कि हम ग्राहकों को 3 समूहों में बांटना चाहते हैं, यानी के की वैल्यू 3 है। ठीक है। एल्गोरिदम क्या करता है, वो डेटा के उस बहुआयामी स्पेस में बेतरतीब ढंग से 3 बिंदु गिरा देता है, जिन्हें सेंटर या सेंट्रॉइड्स कहा जाता है। अच्छा, यूक्लिडियन दूरी। हाँ, और ये दूरी सिर्फ एक पैमाने पर नहीं, बल्कि उम्र, आमदनी और खर्च करने की आदतों जैसे कई आयामों पर एक साथ मापी जाती है। यानी ये सिर्फ एक ग्राफ पर सीधी रेखा नहीं है, बल्कि ये एक साथ कई वेरिएबल्स के बीच की ज्यामितीय दूरी को कैलकुलेट कर रहा है। एकदम सही। और फिर हर डेटा पॉइंट को उस सेंट्रॉइड के समूह में डाल दिया जाता है जो उसके सबसे करीब होता है। जब सारे पॉइंट्स किसी न किसी समूह में आ जाते हैं, तो एल्गोरिदम उस समूह के सभी पॉइंट्स का औसत निकालकर सेंट्रॉइड की जगह को अपडेट करता है और उसे एकदम बीच में खिसका देता है। तो वो सेंटर अपनी जगह बदल लेता है। हाँ, और ये प्रक्रिया तब तक बार बार दोहराई जाती है जब तक कि सेंट्रॉइड्स का खिसकना बंद ना हो जाए और समूह स्थिर ना हो जाए। ये एक तरह से बहुआयामी स्पेस में प्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण केंद्रों को खोजने जैसी प्रक्रिया है। ये वाकई अद्भुत है कि कैसे गणितीय दूरियां स्वाभाविक रूप से मानवीय व्यवहार के समूह बना देती हैं। क्लस्टरिंग के बाद एक और शक्तिशाली नोड है, डिसीजन ट्री लर्नर नोड। तो अगर क्लस्टरिंग डेटा को प्राकृतिक समूहों में बांटती है, तो क्या डिसीजन ट्री किसी विशेष परिणाम की भविष्यवाणी करने के लिए डेटा को सवालों की एक श्रृंखला में बांटता है? हाँ, डिसीजन ट्री ऐतिहासिक परिणामों के आधार पर काम करता है। मान लीजिए हमें ये समझना है कि कौन से ग्राहक हमारे ब्रांड के प्रति वफादार रहेंगे और कौन से हमें छोड़कर चले जाएंगे, जो कि हर बिजनेस जानना चाहता है। बिल्कुल। तो एल्गोरिदम हर एक वेरिएबल की जांच करता है और ये गणितीय रूप से कैलकुलेट करता है कि कौन सा वेरिएबल शायद कस्टमर सपोर्ट को किए गए कॉल की संख्या, वफादार और छोड़कर जाने वाले ग्राहकों के बीच सबसे स्पष्ट और तीखा विभाजन यानी स्प्लिट पैदा करता है। अच्छा, तो वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल पहले पूछता है। हाँ, ये लगातार उच्च मूल्य वाले सवालों के आधार पर डेटा की शाखाएं बनाता जाता है जब तक कि एक स्पष्ट भविष्यवाणी मॉडल तैयार नहीं हो जाता। क्या बात है। अब तक हमने जिन भी तंत्रों और प्रक्रियाओं पर चर्चा की है, उन्हें एक वास्तविक दुनिया के परिदृश्य में पिरोकर देखते हैं। हमारी अध्ययन सामग्री में ना ग्राहक डेटा विश्लेषण का एक बड़ा ही स्पष्ट उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो काफी प्रैक्टिकल उदाहरण है। हमारे पास ग्राहकों की उम्र, आय और उनके खरीदारी के इतिहास वाला एक कच्चा CSV डेटा सेट है और हमारा अंतिम लक्ष्य ये जानना है कि हमारे ब्रांड के प्रति वफादारी को कौन से कारक तय करते हैं। तो इस पूरे वर्कफ्लो की शुरुआत फाइल रीडर नोट से होगी। सबसे पहले डेटा के स्ट्रक्चर को पार्स किया जाएगा। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स नोड का उपयोग करके हम बेसलाइन तैयार करेंगे, जैसे कि ग्राहकों की औसत आय का फैलाव क्या है और उम्र का मध्य बिंदु क्या है ना? बिल्कुल। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन को विजुअलाइज करने के चरण में आते हैं। हिस्टोग्राम नोड ये दिखाएगा कि क्या हमारे ग्राहकों का आयु वर्ग सामान्य रूप से वितरित है या क्या इसमें कोई बायमोडल पीक है। मतलब क्या हमारे सबसे बड़े खरीदार सिर्फ टीनेजर्स और रिटायर हो चुके लोग हैं। और इसके साथ ही बॉक्स प्लॉट नोड आई के डेटा पर अपनी गणितीय बाड़ खींचेगा। इससे पता चलेगा कि क्या कोई एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट खरीदार हमारे औसत बिक्री मूल्य को कृत्रिम रूप से ऊपर की तरफ तो नहीं खींच रहा है। हाँ, क्योंकि वो एक आउटलायर हो सकता है। जब ये पूरा परिदृश्य साफ हो जाता है, तब हम के मीन्स क्लस्टरिंग लागू करते हैं। हम सिस्टम को निर्देश देते हैं कि वो यूक्लिडियन दूरी के आधार पर ग्राहकों को 3 स्वाभाविक सेगमेंट्स में बांटे। शायद एक समूह युवा और कम खर्च करने वालों का हो, दूसरा अधिक उम्र और ज्यादा खर्च करने वालों का। बिल्कुल। और अंतिम चरण में डिसीजन ट्री लर्नर उन सेगमेंट और पुराने वफादारी रिकॉर्ड्स का विश्लेषण करेगा। वो सटीक परिस्थितियां तय करेगा, जैसे अगर ग्राहक की उम्र 30 से कम है और वो क्लस्टर 2 में आता है, तो उसके वफादार होने की संभावना 85% है। हाँ, एक सटीक प्रेडिक्शन मिल जाता है। हमने देखा कि कैसे कई नोड्स को जोड़कर एक अर्थहीन स्प्रेडशीट को एक मल्टी डायमेंशनल प्रेडिक्टिव मॉडल में बदल दिया गया है।
और यहाँ ये उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक है कि ये संपूर्ण ढांचा, डेटा साइंस को इस तरह से देखने का जो ये नजरिया है और ये सभी गहरी विश्लेषणात्मक अवधारणाएं सीधे तौर पर असाइनमेंट ऑन क्लिक के कॉर्पोरेट प्रोफाइल और उनकी विशेषज्ञता से ली गई हैं। हाँ, उनका काम इस क्षेत्र में काफी सराहनीय है। बिल्कुल। आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा को मुख्य रूप से उन्हीं के शोध और कार्य प्रणाली द्वारा ऊर्जा मिली है। हम कह सकते हैं कि ये डीप डाइव असाइनमेंट ऑन क्लिक द्वारा पावर्ड है। उनके द्वारा अपनाई गई ये कार्य प्रणाली कॉर्पोरेट जगत में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव को रेखांकित करती है। देखिए, डेटा साइंस अब केवल आईटी विभाग या कोडिंग के जानकारों तक सीमित नहीं रह गया है। सही बात है। नोड आधारित विजुअल वर्कफ्लोज का उपयोग करके वे लोग जो वास्तव में व्यापार और उसके संदर्भ को समझते हैं, यानी जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, अब वो सीधे डेटा से संवाद कर सकते हैं। ये कॉर्पोरेट दुनिया में साक्षरता की परिभाषा को ही बदल रहा है। अब बात ये नहीं है कि कोई पाइथन स्क्रिप्ट लिख सकता है या नहीं, बात ये है कि क्या कोई व्यक्ति विजुअल नोट्स का उपयोग करके डेटा के साथ एक तार्किक बहस खड़ी कर सकता है। ये सब जिज्ञासा और सही सवाल पूछने की क्षमता पर निर्भर करता है। और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स घर्षण को, जो फ्रिक्शन होता है ना, उसे खत्म कर देते हैं। बिल्कुल खत्म कर देते हैं। जब दिमाग से सिंटैक्स एरर का डर निकल जाता है तो वो अधिक जटिल और गहरे सवाल पूछने के लिए आजाद हो जाता है। असली मूल्य इंसान की परिकल्पना बनाने की क्षमता में है। और मशीन उस परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए भारी भरकम गणनाओं को संभाल लेती है ना? बिल्कुल। मशीन कॉम्बिनेटोरिक्स और यूक्लिडियन दूरी जैसी गणनाएं चुटकियों में कर देती हैं। इस चर्चा ने सच में डेटा को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। और इस पूरी प्रक्रिया पर विचार करते हुए अंत में एक काफी गहरा विचार उभर कर सामने आता है। तो वो क्या? हाँ, आज हमने चर्चा की कि कैसे उम्र, आय और लेन देन के इतिहास जैसे आंकड़ों को ज्यामितीय दूरी और प्रायिकता के गणित में ढालकर किसी की ब्रांड के प्रति वफादारी की अचूक भविष्यवाणी की जा सकती है। हाँ, ये हमने देखा। तो ये इंसानों के रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है कि वे कौन सी अनजानी आदतें या साधारण से रोजमर्रा के चुनाव हैं जो इस वक्त किसी दूर सर्वर पर मौजूद एक मल्टी डायमेंशनल स्कैटर प्लॉट में महज एक बिंदु के रूप में दर्ज हो रहे हैं। ये तो काफी गहरा विचार है ना? और वे बिंदु शांति से एक ऐसा पैटर्न बना रहे हैं जिसके बारे में शायद खुद इंसानी दिमाग को भी अभी तक कोई भनक नहीं है। डेटा के इस अनंत समुद्र में हर छोटी गतिविधि एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। ये सोचने वाली बात है कि हमारा कौन सा फैसला कहाँ दर्ज हो रहा है।